सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको वर्ण और उनके भेदों के बारे में बताया। वर्ण के दो भेद को बताया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज हम स्वर वर्ण एवं मात्राओं को जानेंगे। स्वर वर्ण एवं मात्राएं। अब स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इतने वर्णों को हमने स्वर वर्ण के श्रेणी में लाया था। अब देखेंगे इनमें से हम जो मेन वर्ण है उनकी मात्राओं को हमने यहाँ रखा है। अब एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। आगे की कक्षा में जब हमारे प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग के बच्चे जब आगे की कक्षा में जाएंगे तो वो देखेंगे जो अंग और अह को स्वर वर्ण की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे अयोगवाह की श्रेणी में लाया गया है। अर्थात करने का यह मतलब हुआ जो ये ना स्वर है और ना ही व्यंजन, यानी ये ना स्वर की श्रेणी में आएंगे और ना ही व्यंजन। तो अब हम देखते हैं बच्चों जो कितने वर्ण हैं। अगर इस दोनों को हम हटा दें तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो कुल 11। कुल कितने हुए वर्ण? 11। तो हम प्रायः यह देखेंगे जो स्वर वर्णों की संख्या हम लोग 13 पढ़ते हैं, लेकिन 13 में से 2 अंग और अह को हटा करके उसको अयोगवाह की श्रेणी में देते हैं और अंग और अह को हटाने के बाद कुल 11 जो स्वर बचे हैं, वर्ण बचे हैं, वो हमारे स्वर वर्ण हैं। अब इन वर्णों का देखें हम मात्राओं में कैसे लिखते हैं। जब हम नीचे की कक्षा में पढ़ते हैं तो हम मात्राएं सीखते हैं। तो पहली मात्रा देखिए बच्चा, आ, ई, उ, री। ठीक, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्णों की मात्राएं हैं। अब ये कुल 11 है, लेकिन मात्राएं कितनी है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि अ जो है ये अ में कोई मात्राएं नहीं आएगी, ये खाली जाएगा। अ क्या जाएगा? खाली जाएगा। मात्राएं किसकी बनेगी? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मात्राएं हो गई। अब हम समझ गए तो ये जो स्वर वर्ण है इनकी मात्राएं ये हुई और अंग और अह जो है वो अयोगवाह की श्रेणी में आए। अब हम नीचे देखते हैं बेटा स्वर के भेद। हमने वर्ण के भेद को जाना, वर्ण के भेद के स्वर को जाना। अब स्वर के भेद को जानेंगे जिसमें कि स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने 3 भेद यहाँ लिखा है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे जो ह्रस्व स्वर क्या है। हम लोग जब पढ़ते हैं अ से अनार, आ से आम, या अ, आ, हर्षई, दीर्घ ऐ, हम क्या पढ़ते हैं? अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घ ई। तो ह्रस्व जो है ना, यही ह्रस्व जो ई है, छोटी ई जो है वो ह्रस्व की श्रेणी में आएंगे और छोटी उ जो है वो भी ह्रस्व की श्रेणी में आएंगे। और ये री जो है वो भी ह्रस्व, यानी ह्रस्व स्वर जो है वो अ, छोटी ई, छोटी उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटी उ, री। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसा नाम, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ स्वर। अब हम लोग पढ़ते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई। अब यहाँ देखते हैं हर्षऊ, दीर्घऊ। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आएंगे? आ,
सबसे पहले जानेंगे ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है। अगर हम आ बोलते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आ बोलने समय थोड़ा खिंचाव होता है, थोड़ा जोर लगता है। तुरंत बोला जाता है। आ ई छोटी ई जो बोलते हैं वो हम कम समय में बोलते हैं, लेकिन बड़ी ई जो बोलते हैं वो थोड़ा ज्यादा समय में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व में जो है हम जो बोलते हैं वो कम समय में बोलते हैं, जैसे अ ई उ री, ठीक है। लेकिन वही दीर्घ स्वर जो है इसमें ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने बोला, तुरंत बोला। आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। अब यही है जो ह्रस्व में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगता है। अब तीसरा देखते हैं बेटा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उदाहरण आप लोग बहुत कम देखते होंगे, खास करके आप लोग संस्कृत की भाषा में, या फिर जहां पर एक वर्ण को ज्यादा खींचा जाए उसको हम ना एस के रूप में लिखते हैं। प्लुत स्वर का जो जैसे यहाँ अ ई ह्रस्व स्वर में हो गया, दीर्घ में आ ई हो गया, उसी तरह प्लुत में जो आता है इसका जो संकेत है वो इस तरह एस के रूप में आता है। और ये एस कहाँ लिखाता है, ये आप प्राय देखिए, जब हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम नहीं बोलते हैं, ओम यानी ओ को हम ज्यादा खींचते हैं। तो जब हम ओम बोलते हैं तो लिखने में हम उतना तो ओ नहीं लिख सकते हैं, तो लिखने में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ओ म ओम। ये ध्यान दीजिए, ये जो हम ओम लिखे हैं, ये ओम, इसमें ये जो आया है ये आपका प्लुत स्वर है। क्या है ये, प्लुत, यानी इसको बहुत देर तक खींचना है। अब हम लोग ओम बोलेंगे, बच्चों ओम बोलिए और लिखिए, तो ओम को लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम लोग इस तरह इस प्लुत स्वर के इस संकेत को यहाँ लिखते हैं तो उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है जो हमें ओम यानी ज्यादा देर तक इसे खींचना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। अब इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे जो व्यंजन और अयोगवाह। हाँ तो बच्चों, अब इसे हम साधारण रूप से देखते हैं। इतना तो हम जान गए हैं जो स्वर कितने हैं, 11 हैं। तो इन स्वरों को हम देख लेते हैं। ये हमारे स्वर हो गए, ये हमारे स्वर हो गए, ठीक है। अब और अंग और अ को हमने क्या बताया था, अयोगवाह। और ये बाकी जो है ये सारे क्या हो गए, व्यंजन। साधारण रूप में हम देखते हैं अ से औ तक स्वर और अंग और अयोगवाह, और ये बाकी सारे व्यंजन। आगे व्यंजन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले हम आपको अयोगवाह के बारे में बताते हैं। अयोगवाह अयोगवाह में 3 चीजें आती है। पहला अनुस्वार, जिसका सिंबल यानी जिसका प्रतीक ये होता है, ठीक है। दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक जिसका प्रतीक ये होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु। और तीसरा है विसर्ग, जिसका प्रतीक होता है ये। अब आप लोग आसान तरीके से समझिए इसे। जो अनुस्वार जो होता है बेटा, अनुस्वार जब हम लोग कोई भी वर्ण में लगाते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं आपको, क में अनुस्वार ठ, कंठ। अब इसका उच्चारण आप कीजिए, कंठ। तो कंठ में देखिए नाक से आपको लगेगा आवाज निकलता है, थोड़ा सा नाक से बोलने का। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई बात बोलता है तो अरे वो नाक से बोल रहा है,
तो जब हम इसमें अनुस्वार लगाते हैं वर्णों में और उसका उच्चारण करते हैं तो वो कंठ जब हम बोलते हैं तो वो नाक से निकलती है हवा, कंठ, यानी उसमें नौ का उच्चारण होता है। कंठ बोलते हैं तो नौ का। यहाँ पर अब हम अगर ये कंठ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये कंठ सही है, उच्चारण होगा वही, लेकिन ये सही है, ये कंठ। अब अनुनासिक में देखते हैं बेटा, इसमें जिसे हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं। हम लोग चंद्रबिंदु किस किस शब्दों में लगाते हैं, ये हम लोग पढ़ते आए हैं निचली कक्षा में। सबसे पहले चांद। चांद जब हम बोलते हैं तो ये हमारे मुंह और नाक दोनों से इनकी ध्वनि निकलती है, नौ की, चांद। आप उच्चारण कीजिए, चांद। मुंह और नाक दोनों से उसकी ध्वनि निकलती है, नौ की ध्वनि, चांद। आंख। क्या हो गया, चांद, आंख। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। और अनुस्वार में क्या आ गए, कंठ, शंख, अंगूर, बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोग जानते हैं। अब देखिए विसर्ग, एक नया शब्द नीचे के बच्चों के लिए है, नीचे की कक्षा के बच्चों के लिए। विसर्ग हम लोग प्रायः बहुत कम ऐसे शब्दों में लगाते हैं, और वो जब स्वरों के बाद लगता है, जैसे प्रातः, हर वर्ण के अंत में लगता है, प्रातः, अतः, प्रायः। अब ये इसका उच्चारण आप मेरे साथ कीजिए, प्रातः, अतः, प्रायः। तो आप क्या ध्यान देते हैं, अंतिम में क्या चीज आता है, ह। यानी विसर्ग जब हम बोलते हैं तो उसमें अंतिम में क्या, ह, उच्चारण में ह आता है। लेकिन हम लोग ह नहीं लिखेंगे, बल्कि उसमें प्रातः में ह नहीं लिख करके इस विसर्ग के चिन्ह का हम उपयोग करेंगे, यानी प्रातः, अतः, प्रायः। अब आप लोग अयोगवाह समझ, अयोगवाह में आपका अंग और अ, यहाँ ध्यान दीजिए, अंग और अ। और इसमें एक नया चीज है अनुनासिक, जिसे हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं। सिंपल ढंग से साधारण तौर पे हम लोग सिर्फ अंग और अ पढ़ते हैं, लेकिन अयोगवाह में तीन चीज आते हैं, अनुस्वार यानी अंग, चंद्रबिंदु और अ, विसर्ग। समझ गए आप लोग अयोगवाह में कौन कौन सी चीज आते हैं। अब तो आप लोग को कठिनाई नहीं होगी, जो ये अंग और अ अयोगवाह कैसे हुए और ये अयोगवाह का उच्चारण हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए हो। शंख बोलिए, कंठ बोलिए, अंगूर बोलिए, अंबर बोलिए, उसमें आपका अनुस्वार का प्रयोग होगा। और जब हम लोग चंद्रबिंदु, आंख, चांद, मांद, इसमें अनुनासिक का, और प्रातः, अतः, प्रायः, नमः, इस सब में हम लोग विसर्ग का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे जो कितने वर्ण हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, और उन भेदों, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, और अयोगवाह क्या है और कितने वर्ण है, ये सब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। और आगे की कक्षा में हम आप लोग को व्यंजन के बारे में बताएंगे, और व्यंजन के बारे में आपको विस्तृत रूप से हम जानकारी देंगे। तब के लिए नमस्कार।